तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिनके राइटर है विलियम सोरोयान। ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया है। ये एक इंटरेस्टिंग एडवेंचर स्टोरी है जो कि दो गरीब लड़के की है। एक का नाम है अरम और एक का नाम है मुराद। किस तरह से मुराद ने घोड़ा चुराया, फिर जाके अरम ने घोड़सवारी सीखी, फिर किस तरह मुराद और अरम दोनों मिलकर घोड़ा के मालिक को वापस घोड़ा लौटा दिया। तो इस चैप्टर में यही सब चीज़ के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इस चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। एक दिन बहुत पुराने समय की बात है, जब मैं 9 वर्ष का था और संसार पूरी तरह से भव्यता से भरपूर था और जीवन अभी भी एक सुखद रहस्यमय सपने जैसा था। मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे सभी परिचित लोग सनकी या पागल कहा करते थे, लेकिन मैं नहीं कहता था, मेरे घर प्रातः 4 बजे आया। उसने मुझे जगाया। मेरे कमरे के बाहर खिड़की पर उसने थपकी दी। अरम, वह बोला। मैं बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया तथा खिड़की से बाहर मैंने देखा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अभी प्रातः नहीं हुई थी, पर ग्रीष्म ऋतु थी और भोर कुछ ही मिनटों में होने वाली थी। संसार के कोनों में इतना पर्याप्त प्रकाश था कि मैं महसूस कर लूं कि मैं सपना नहीं देख रहा हूं। मेरा भाई मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े पर सवार था। मैंने खिड़की के बाहर सर निकाला और आंखें मली। हाँ, उसने अर्मीनिया की भाषा में कहा, यह एक घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी करो यदि तुम घोड़े की सवारी का मजा लेना चाहते हो। मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा जीवित रहने का आनंद किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक लेता था। ऐसे व्यक्ति जो संसार में गलती से अटपके हैं, पर इस समय का दृश्य तो अविश्वसनीय था। पहली बात, मेरी सबसे पुरानी स्मृतियां तो घोड़ों से जुड़ी थी और मेरी पहली तमन्ना भी घोड़ों की सवारी करनी थी। दूसरी बात, हम लोग निर्धन थे। यह वह कारण था जो मुझे अपनी आंख पर विश्वास नहीं करने दे रहा था। हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसा न था। हमारा सारा कबीला ही गरीब से ग्रस्त था। गर्गोलियन परिवार की हर शाखा अत्यधिक विस्मयकारी और हास्यप्रद निर्धनता में रह रही थी। कोई भी समझ नहीं पाता था कि हमें अपना पेट भरने के लिए पर्याप्त पैसा कहाँ से आता था। परिवार के वृद्ध लोग भी नहीं जानते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात थे। कई शताब्दियों से पहले हम लोग अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उस समय भी जब हमारा परिवार हमारे कबीले जगत का सर्वाधिक संपन्न परिवार था। हम लोगों को गर्व पहले थे, पर हमारी ईमानदारी दूसरे दर्जे में थी। और इसके पश्चात हम लोग उचित अनुचित सही गलत में विश्वास करते थे। हम में से कोई भी संसार में किसी भी व्यक्ति से लाभ नहीं उठाते थे। चोरी करने की बात तो बहुत दूर थी। यद्यपि मैं थोड़ा देख रहा था, इतना शानदार, यद्यपि मुझे उसकी गंध आ रही थी जो इतनी प्यारी थी, यद्यपि मैं उसकी सांस की आवाज सुन रहा था जो इतनी उत्तेजक थी, फिर भी मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह घोड़ा मुराद का है अथवा मेरा या मेरे परिवार का किसी भी सदस्य का था। नींद में अथवा जगा हुआ किसी भी स्थिति में यह असंभव था, क्योंकि मैं जानता था कि मुराद घोड़ा खरीदने की स्थिति में तो है ही नहीं, और यदि उसने घोड़ा खरीदा नहीं है तो इसे चुराया ही होगा। और चोरी करने की बात मेरे जहन में बैठ नहीं रही थी। गर्गोलियन परिवार का कोई सदस्य चोर नहीं हो सकता था। मैंने पहले तो भाई को घूरता रहा, फिर मैंने घोड़े पर आंखें टिकाई। दोनों में एक प्रकार की पवन निश्चलता थी, हास्यमता थी, जिससे एक ओर तो मुझे खुशी हुई और दूसरी ओर भय लगा। मुराद, मैं बोला, यह घोड़ा तुमने कहां से चुराया? खिड़की से बाहर छलांग लगाओ। वह बोला, यदि इस पर सवारी करना चाहते हो। उस समय यह सच था, उसने घोड़ा चुराया था, इस बात में कोई शंका नहीं थी। वह मुझे उस पर सवारी के लिए बुलाने आया था। खैर, मुझे लगा कि सवारी के आनंद के लिए घोड़ा चुराना तथा किसी अन्य चीज जैसे धन के लिए चोरी करना, इनमें भिन्नता है। जहाँ तक मेरी जानकारी थी, वह शायद चोरी थी ही नहीं। यद्यपि आप में घोड़े के लिए इतनी लालसा या दीवानापन है जितनी मुराद में तथा मुझ में थी, तो उसे चोरी नहीं कहा जाएगा। वह चोरी तब बन जाएगी जब हम घोड़े को बेचेंगे, और ऐसा हम कभी नहीं करने वाले थे। मुझे कपड़े तो पहन लेने दो, मैंने बोला। मैंने झटपट कपड़े पहने, मैंने आंगन में छलांग लगाई तथा भाई मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। उन दिनों हम नगर वालनट टाउन के सीमा पर रहा करते थे। हमारे घर के पीछे ग्रामीण क्षेत्र था। अंगूर तथा केलों की बाग, सिंचाई के लिए बने गड्ढे तथा देहाती स्तर के। 3 मिनट से कम समय में लोग अलियोग एवेन्यू पहुंच गए और फिर घोड़े ने भागना शुरू कर दिया। हवा में ताजगी थी, सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था। घोड़े की दौड़ने की अनुभूति भी बहुत अच्छी थी। मेरा भाई मुराद, जिसके परिवार में सबसे अधिक सन की व्यक्तियों में गिनती की जाती थी, गाने लगा।
मेरे कहने का मतलब है वह गरजने लगा। हर परिवार में सनकीपन की एक धारा कहीं न कहीं होती है। मुराद कबीले में उसी सनकीपन की धारा का स्वाभाविक वंशज था। उससे पूर्व हमारे अंकल खोसराव थे, जो भारी डीलडोल वाले व्यक्ति थे। सर पर काले बाल थे तथा सन जैकिन वाले में सबसे बड़ी मूछे वाले थे। उनका क्रोध बहुत भीषण था। वह इतने चिड़चिड़े तथा बेसब्री वाले थे कि वह किसी की भी अपनी दहाड़ के आगे बोलने नहीं देते थे। कोई बात नहीं, इस पर ध्यान मत दो, वह यही बोलते थे। सामने वाले चाहे कुछ भी कह रहे हो। एक बार उनका अपना बेटा अरक दौड़कर 8 मकानों से परे नाई की दुकान पर गया, जहां उसके पिता अपनी मूछें ठीक करवा रहे थे। उसने बताया कि घर में आग लग गई है। खोसराव कुर्सी पर सीधे बैठकर दहाड़े। कोई डरने की बात नहीं है, उस पर ध्यान मत दो, नाई ने कहा। पर बालक कह रहा है कि आपके घर को आग लग गई है। इस पर खुसरो दहाड़े, काफी हो गया, कोई खतरे की बात नहीं है, मैं कह जो रहा हूँ। मेरा भाई मुराद उन्हीं का वंशज था। यद्यपि मुराद के पिता जोरेब थे, जो व्यवहारिक होने के अलावा अन्य कुछ भी न थे। यह थी हमारे कबीले की हाल। व्यक्ति किसी बालक का पिता चाहे हो जाए, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह उसकी मनोवृत्ति का भी जनक हो। हमारी जनजाति में प्रवृत्तियों की शुरू से ही आवारा तथा मनमोजी किस्म की रही है। हमने सवारी की तथा मेरे भाई ने गाना गाया। यह सबको पता था कि हम अभी भी पुराने ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जहां के हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम मूल निवासी हैं। हमने घोड़े की दौड़ने की पूरी छुट्टी दे दी थी। अंत में मुराद बोला, अब तुम उतर जाओ, मैं अकेला ही सवारी करूंगा। क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने का मौका दोगे? मैंने पूछा। यह तो घोड़े की इच्छा पर निर्भर करता है, मेरा भाई बोला। उतर जाओ, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा। मैंने कहा, देखा जाएगा। वह बोला, यह मत भूलो कि मुझे घोड़ों को काबू करना आता है। अच्छा, मैं बोला, जो हुनर तुम्हारे पास है मेरे पास भी है, तुम्हारी सुरक्षा इसी में है। वह बोला, अब भी उतर जाओ। ठीक है, मैंने बोला, पर याद रखो कि तुम्हें मुझे भी अकेले सवारी करने का अवसर देना होगा। मैं उतर गया तथा मेरे भाई ने घोड़े को एड़ लगाई तथा चिल्लाया, बिजूड़ दूर। घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, फुफकारा तथा पूरी गति से दौड़ चला। बहुत प्यारा लग रहा था। मुराद ने घोड़ों को सूखी घास के मैदान से होते हुए सिंचाई ताल पर ले गया। उस गड्ढे को भी पार किया तथा 5 मिनट पश्चात पानी से तर लौट आया। सूर्य आकाश में ऊपर उठ रहा था। अब सवारी करने की बारी मेरी है, मैंने बोला। मुराद घोड़े से उतर गया। लोग करो सवारी, वह बोला। मैंने घोड़े की पीठ पर उछलकर बैठी और एक क्षण के लिए मुझे बहुत भयभीत हुआ। मैंने महसूस किया घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। इसे एड़ी से ठोकर मारो, मुराद बोला। किस बात का इंतजार कर रहे हो? हमें घोड़े को वापस भी ले जाना है, लोगों को जग जाने से पूर्व। मैंने घोड़े के मांसपेशियों में ठोकर लगाई। पुनः घोड़ा पिछली टांगों पर खड़ा हो गया तथा फुफकारा। फिर उसने दौड़ने शुरू कर दिया। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं। खेतों को पार करके सिंचाई ताल की ओर जाने की बजाय घोड़ा सड़क पर बिकरन हलवानी अंगूर के बाग में पहुंच गया, जहां वह अंगूर के बेलों को उछल कूद मचाने लगा। जब उसने 7 बैलों को रोन दिया, मैं गिर गया। फिर वह दौड़ता रहा। मुराद सड़क पर भागता हुआ मेरे पास आ गया। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, वह चीखा। हमें घोड़े को पकड़ लेना जरूरी है। तुम इस ओर जाओ और मैं दूसरी ओर। यदि घोड़ा मिल जाए तो नम्रता से पेश आना, मैं पास ही रहूंगा। मैं सड़क पर भाग चला और मुराद खेतों के पास सिंचाई ताल की ओर चला गया। उसे घोड़ा खोजने में तथा लाने में कोई आधा घंटा लग गया। ठीक है, वह बोला, अब इस पर सवार हो जाओ। सारी दुनिया जग चुकी है, हम लोग अब क्या करेंगे? मैंने पूछा। वह बोला, हम लोग या तो वापस ले जाएंगे अथवा कल प्रातः तक इसे कहीं छिपा देंगे। उसकी आवाज में कोई घबराहट न थी और मैं जानता था वह इसे छिपा देगा, वापस नहीं पहुंचाएगा, कम से कम कुछ समय तक तो नहीं। हम इसे कहाँ छिपाएंगे? मैंने पूछा। मुझे ऐसा स्थान पता है, वह बोला। मैंने पूछा, तुम कितने दिन पहले इस घोड़े को चुराया था? उसे सहसा याद आया कि वह प्रातः घुड़सवारी कई दिनों से कर रहा है तथा मेरे पास तो आज ही आया था, क्योंकि वह जानता था मुझे सवारी करने की कितनी तीव्र इच्छा है। किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है? वह बोला। अच्छा, यह बताओ। मैं बोला कि कितने दिनों से तुम हर प्रातः घुड़सवारी करते रहे हो? आज ही सवारी की है, वह बोला। क्या तुम सच बोल रहे हो? मैंने कहा, नहीं, कतई नहीं, वह बोला। पर यदि तुम यह कहना चाहते हो कि कहीं हम पकड़े गए तो क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठ बने। तुम यही जानते हो, हमने आज प्रातः ही सवारी की है। ठीक है, मैंने कह दिया। वह घोड़े को एक चुपचाप एक वीरान पड़े बखाड़ में ले गया, जो कभी एक किसान फतवजिया का हुआ करता था। उस खत्ती में कुछ जई तथा लहसुन घास बोए हुए थे। फिर हम घोड़े को लौट चले। यह काम आसान नहीं था। वह बोला कि घोड़े को इतना
सीधा बना लिया जाए। प्रारंभ में वह जंगलीपन बेलगाम से दौड़ने चाहता था, पर जैसा मैंने बताया मैं घोड़े को सीधना जानता हूँ। मैं उससे कोई भी काम करवा सकता हूँ। घोड़े मेरे बात को समझता है। यह बात सुनकर मैंने कहा, तुम ऐसा किस प्रकार से कर लेते हो? उसने बोला, मेरे घोड़े के साथ एक समझौता है। फिर मैंने पूछा, पर वह समझौता किस प्रकार का है? फिर उसने बोला, सीधा, सरल तथा ईमानदारी पूर्ण। मैंने कहा, काश मैं भी घोड़े से ऐसा कोई समझौता कर पाता। तुम अभी छोटे हो, वह बोला। जब तुम 13 वर्ष के हो जाओगे तो तुम्हें घोड़े को सीधना आ जाएगा। मैं घर गया तथा मैंने छक्कर नाश्ता खाया। उस शाम अंकल खुसराव मेरे घर कॉफी तथा सिगरेट पीने आए। वह बैठक में बैठकर कॉफी पीने तथा सिगरेट पीने लगे। वह पुराने ग्रामीण अंचल को याद कर रहे थे। फिर एक अन्य आगंतुक आए, मतलब विजिटर आए। उसका नाम जॉन ब्रियो था। अस निवासी जैसे अकेलेपन के कारण अर्मेनिया की भाषा में बोलना सीख लिया। मतलब कि वो जो था असी निवासी थे, लेकिन हमेशा अकेला रहते थे, जिस वजह से उसने मजबूरी में आके अर्मेनिया भाषा सीख लिया। मेरी माँ उस विजिटर के लिए कॉफी तथा तंबाकू ले आई। बायरों ने सिगरेट बनाई, कॉफी की चुस्की ली तथा सिगरेट पी और फिर उदास होकर बोला, मेरे सफेद घोड़े पिछले माह चोरी हो गया था, अभी तक नहीं मिल पाया है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब आप अंकल का संकीपन देखिए। मेरे अंकल खुसराव बहुत नाराज हो गए तथा चिल्लाए, कोई बात नहीं, एक घोड़ा ही तो खोया है, क्या होगा? हम सब स्वदेश नहीं खो दिया है। घोड़े के लिए इतना रोना धोना क्यों? यह तुम्हारे लिए ठीक हो सकता है, एक नगरवासी के लिए, जॉन बायरो बोले। पर मेरे गाड़ी का क्या होगा? घोड़े के बिना गाड़ी किस काम की? उस पर ध्यान मत दो, मेरे अंकल खुसराव ने दहाड़ कर बोला। मैं 10 मील पैदल चलकर यहाँ आया हूँ। जॉन बायरो ने कहा, तुम्हारे पास टांगे तो है? मेरे अंकल ने बोला, मेरी बाएं टांगे में दर्द है। किसान बोला, मत ध्यान दो, मेरे अंकल दहाड़े। उस घोड़े के मैंने $60 दिए थे। किसान बोला, मैं पैसे पर थूकता हूँ, मेरे अंकल ने कहा। वह उठ खड़े हुए तथा लंबे डग भरते हुए बाहर निकल गए। पर्दे के दरवाजे उन्होंने धड़ाके से बंद कर दिया। मेरी माँ ने मामले साफ किए। उनका दिल बहुत विनम्र था। वह बोली, बात साधारण सी है, उन्हें घर की बात सता रही है और वह इतने लंबे चौड़े व्यक्ति भी हैं। किसान चला गया तथा मैं अपने भाई मुराद के घर भाग कर गया। वह एक आड़ू के वृक्ष के नीचे बैठा था, मतलब पीच ट्री के नीचे बैठा था। एक छोटे रॉबिन पक्षी के चोट खाए पंख की मरम्मत कर रहा था, जो उड़ नहीं सकता था। वह पक्षी से बातें कर रहा था। यह क्या है? वह बोला, किसान जॉन बायरो। मैंने बताया, वह हमारे घर आया था। वह अपना घोड़ा वापस चाहता है। तुम घोड़े को 1 माह तक रख चुके हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वचन दो कि घोड़े को तब तक नहीं लौटाओगे जब तक मैं सवारी करना सीख नहीं लेता। तुम्हें तो सवारी करने में सीखने में 1 वर्ष लग जाएगा, मेरे भाई मुराद ने बोला। तब मैंने बोला, तो हम लोग घोड़े को 1 वर्ष तक अपने पास रख ले। मुराद उछलकर खड़ा हो गया। क्या कहा? वह चीखा, क्या तुम गरोघेलेनियन परिवार के एक सदस्य को चोरी करने का निमंत्रण दे रहे हो? घोड़े को उसके असली मालिक के पास जाना ही चाहिए। कब? मैंने पूछा। अधिक से अधिक 6 माह के अंदर, वह बोला। उसने पक्षी को हवा में उड़ा दिया। पक्षी ने बहुत कोशिश की, 2 बार लगभग गिर गया, पर अंत में उड़ गया ऊपर और सीधे। हर प्रातः 2 सप्ताह तक मुराद और मैं घोड़े को वीरान खत्ते से बाहर निकालते तथा सवारी करते रहे। और हर प्रातः घोड़ा जब मेरी अकेले सवारी करने की बारी होती, अंगूर की बैलों के पर उछल कूद करता, तब मुझे गिराकर भाग जाता। फिर भी मैं ऐसा करता रहा कि कभी तो मैं मुराद के भांति घुड़सवारी करना सीख ही लूंगा। एक प्रातः जब हम फतह विजयों के वीरान अंगूर बगीचे की ओर जा रहे थे, हमारी भेंट किसान जॉन बायरो से हो गई, जो नगर की ओर जा रहे थे। लो, मैं बात करता हूँ, मुराद ने कहा। किसान से बात करने का हुनर मुझ में है। शुभ प्रभात जॉन बायरो जी, मुराद ने किसान से कहा। किसान ने घोड़े को उत्सुकता से परखा। शुभ प्रभात मेरे मित्रों के बेटे, वह बोले। तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? मेरा दिल, मुराद ने अर्मेनिया भाषा में बताया। प्यारा नाम है इस प्यारे घोड़े का, जॉन बायरो ने कहा। मैं कसम से कह सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरे पास से कुछ सप्ताह पूर्व चुरा लिया गया था। क्या मैं इसके मुंह में देख लूं? अवश्य, मुराद ने कहा। किसान ने घोड़े के मुंह में झांका, एकदम वही दांत। वह बोला, मैं शपथ के साथ कह सकता हूँ कि यह घोड़ा मेरा है। यदि मैं तुम्हारे माता पिता को न जानता होता, तुम्हारे परिवार अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है, यह बात मैं जानता हूँ। फिर भी यह घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है। संदेह युक्त व्यक्ति तो अपनी आंखें पर हृदय की अपेक्षा अधिक विश्वास करेगा। शुभ दिन मेरे बुआ मित्रों, गुड डे, जॉन बायरो, मुराद ने कहा। दूसरी प्रातः तड़के ही हम घोड़े को जॉन बायरो के बागीचे में ले गए तथा खलियान में बांधा। कुत्ते ने बिना भौंके हमारा पीछा किया। कुत्ते, मैंने धीरे से मुराद के बोला। मैंने तो सोचा था ये भौंकेंगे। वे कुत्ते कोई अन्य व्यक्ति होता तो अवश्य भौंकते, मुराद बोला। पर मैं कुत्तों को मित्र बनाना जानता हूँ। मुराद ने अपनी बाहें घोड़े की गर्दन में डाली, अपने नाक घोड़े के थूथों पर रख दी, उसे थपकी दी तथा फिर हम लोग
लोग चल गए। उस शाम जॉन बैरो हमारे घर अपनी गाड़ी में आए तथा मेरी माँ को अपना वह घोड़ा दिखाया जो खो गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या सोचूं। घोड़ा पहले की अपेक्षा अधिक ताकतवर हो गया, इसका स्वभाव भी बेहतर हो गया। मैं परमात्मा का आभारी हूँ। मेरे अंकल खोसरो जो बैठक में मेरे चिढ़ के चिल्लाए, चुप रहो भले आदमी, चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस मिल गया, अब उस बात को तुम भूल जाओ। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, और अगला वीडियो में जो हूँ अगला चैप्टर पे बनाऊंगा, वो भी बहुत ही बड़े अंदाज में।